मेरा नाम नीरव है। आज मैं जो हूँ वो मेरी किस्मत का मजाक नहीं, उसका जवाब है। मेरी जिंदगी एक रोटी से शुरू हुई थी और एक सिक्के पर आकर पूरी हुई। शहर की आबाद और शोर से भरी हुई थी। ऐसा शहर जहाँ पर इमारतें आसमान से बातें करती थी और उनके साए में गरीबी जमीन पर रेंगती थी। हर इंसान अपनी ही दुनिया में मगन था, इतना मगन कि किसी को ये तक याद नहीं रहता था कि उसके बगल से कोई भूखा भी गुजर सकता है। उन्हीं गलियों में मैं भी था। 11-12 साल का एक बच्चा नीरव। पैरों में जूते नहीं थे, कपड़े इतने फटे हुए कि उनका असली रंग पहचानना भी मुश्किल था। सड़क की तपती गर्मी मेरे तलवों को जला रही थी, लेकिन सच कहूं तो उससे ज्यादा जलन मेरे पेट में थी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन सुनने में कम लगते हैं ना, लेकिन भूख में गुजरे तो सालों जैसे लगते हैं। मेरा पेट मेरी कमर से चिपक चुका था। कमजोरी इतनी थी कि सीधा चलना भी जंग जीतने जैसा लग रहा था। मेरी आंखों में कभी मासूमियत चमकती थी, अब वहां सिर्फ एक सवाल था, क्या आज रोटी मिलेगी? मेरे माँ बाप एक हादसे में मुझे इस बेरहम दुनिया के हवाले करके चले गए थे। मैंने लोगों से मांगा भी, हाथ भी जोड़े, लेकिन इस शहर के पास टाइम नहीं था। यहाँ सब बहुत बिजी थे। और फिर वो हुआ जो मेरी जिंदगी मोड़ गया। मैंने रोटी चुराई, हाँ चोरी की, क्योंकि उस दिन अगर नहीं खाता तो शायद मैं जी भी नहीं पाता। लोगों ने मुझे चोरी करते पकड़ लिया और फिर मारते मारते थाने पहुंचा दिया। हर लात, हर थप्पड़ जैसे उस पल मुझसे कह रहा था कि गरीब होना एक जुर्म है। फिर अदालत, जज की कुर्सी मुझे याद है। जब जज की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरे सूखे होठ, कांपता हुआ शरीर, भूखी आंखें, ये सब परख कर उसने सजा नहीं दी। उसने मुझे देखा, सच बहुत गौर से देखा, और उसने मुझे बरी कर दिया। फिर जाते जाते अपने जेब से कुछ पैसे भी दिए। मेरे हाथ में एक पुराना सा सिक्का भी आ गया। उस दिन के बाद नीरव नाम का लड़का, यानी कि मैं, सबकी जिंदगियों से गायब हो गया। ऐसे ही 30 साल बीत गए और वही जज अब रिटायर हो चुका था। वो बिस्तर पर था। बीमारी ने उसे जवाब दे दिया था। साथ ही डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तभी अमेरिका से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया। उसने फ्री इलाज किया, ना कोई फीस ली, ना कोई सवाल किया। उस इलाज से जज जिंदा बच गए और सेहतमंद होकर उसने जब डॉक्टर से पूछा कि तुम कौन हो, तब मैंने मास्क उतारा और उस लम्हे जेब से वही पुराना सा सिक्का निकाला और कहा कि साहब, उस दिन आपने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी थी, आपने मुझे पूरी जिंदगी दी थी। मेरा नाम नीरव है और कर्ज मैं हमेशा लौटाता हूँ। मैं जब किसी के सामने हाथ फैलाता था, ना तो लोग ऐसे देखते थे जैसे मैंने उनसे भीख नहीं, कोई गुनाह मांग रहा हूँ। इसलिए कोई मुझे गाली देता तो कोई मुंह बनाकर दूसरी तरफ देख लेता, और कोई ऐसे झटक देता कि जैसे मैं इंसान नहीं, कोई गंदी चीज हूँ। दुकानदार अपनी दुकान के सामने मुझे बैठने तक नहीं देते थे कि यहाँ पर मत बैठ भई, ग्राहक भाग जाएंगे, हटो। जैसे मेरी भूख से उनकी कमाई बदबू मारने लगेगी। होटल वाले तो और भी अजीब थे। उन्हें कुत्तों से ज्यादा प्यार था। बचा हुआ खाना किसी भूखे बच्चे को देने की जगह वो खुशी खुशी जानवरों के आगे डाल देते थे। और वहीं खड़ा हुआ मैं ये सोचता, क्या मेरी भूख कुत्ते की भूख से भी सस्ती है? इतनी छोटी सी उम्र में मैं ये समझ गया था कि गरीबी कोई हालत नहीं, गरीबी एक जुर्म है, और इस दुनिया में जुर्म की कोई माफ़ी नहीं होती। भूख, भूख वो चीज़ है जो इंसान से धीरे धीरे उसकी खुददारी छीन लेती है। पहले इज्जत जाती है, फिर आवाज़, और आखिर में डर भी मर जाता है। दोपहर का सूरज मेरे सर के ठीक ऊपर था। गर्म हवा के थपेड़े मेरे चेहरे को ऐसे जला रहे थे जैसे कोई पूछ रहा हो, अब जिंदा भी रहना है? और मैं लड़खड़ाते कदमों से शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुस गया। वो बाजार जहाँ हर तरफ खाने पीने की दुकानें थी, चारों तरफ से आती खुशबुएं मेरे भूखे जिस्म को चिढ़ा रही थी। सब मिलकर मेरे सब्र को हिला रहे थे। मेरा गला सूख चुका था, मुंह के अंदर जैसे रेत भर गई हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। कदम भारी हो रहे थे, लेकिन रुकने की इजाजत मुझे नहीं थी। और तभी मैं एक बड़ी सी बेकरी के सामने जाकर रुक गया। शीशे की दीवार के उस पार मेरी पूरी दुनिया रखी हुई थी। केक, बिस्किट, पेस्ट्री, और सबसे ऊपर ताज़ी डबल रोटी, साफ पैकेट में बंद, नरम नरम, ऐसे कि बस हाथ लगाते ही जान लौट आए। मेरी नजरें बस वहीं अटक गई। दिल तेज तेज धड़कने लगा। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अगर इसका एक टुकड़ा भी मिल जाए तो शायद आज मैं मरूंगा नहीं। मैं देख रहा था, एक मोटा सा आदमी बेकरी के बाहर निकला।
हाथों में कई थैले थे। फिर वो गाड़ी में बैठा और चला गया। मैंने सोचा कि शायद ये बेकरी वाला मुझ पर तरस खा ले, शायद आज किस्मत ही साथ दे दे। इसलिए डरते डरते मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां खड़ा वर्दी पहने गार्ड मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैंने उसकी दुनिया लूट ली हो। यहाँ से भाग! उसका धक्का सीधे मेरे सीने पर पड़ा था। मैं जमीन पर गिर गया। दर्द हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन उस दर्द से बड़ा मेरा पेट था। मैं कुछ पल जमीन पर ही पड़ा रहा, आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी बेकार है? लेकिन भूख मुझे रोने नहीं देती थी और हारने भी नहीं। उसके बाद मैं उठा, कपड़े झाड़े और बिना पीछे देखे बाजार के दूसरे कोने की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक तंदूर था, रोटियां लग रही थी, गरम फूली हुई, जैसे सांस ले रही हों। मैं वहीं जाकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल डर से भरा था, लेकिन पेट मुझे आगे धकेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे तो बस इतना पता था कि अगर आज नहीं खाया तो शायद कल देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। वहां जहां तंदूर भभक रहा था, गरम गरम रोटियां तंदूर से निकलकर सीधे टोकरी में रखी जा रही थी। रोटी वाला उन्हें ऐसे संभाल रहा था जैसे वो सिर्फ रोटियां नहीं, उसकी रोजी हों। और मैं बस उन्हें देख रहा था। मेरी आंखें उन रोटियों से हटी नहीं पा रही थी। मेरे पेट में अचानक तेज मरोड़ उठा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अंदर से मेरी आंतें मरोड़ दी हों। और दिमाग दिमाग धीरे धीरे बंद हो रहा था। सोचने की ताकत खत्म हो रही थी। जितनी देर मैं उन्हें देखता, भूख उतनी ही तेज हो जाती। उस पल मैं समझ गया था कि इस दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। इस शहर में मांगने वालों के लिए सिर्फ धुतकार थी, और अगर जिंदा रहना है तो शायद छीनना ही पड़ेगा। मैंने कोशिश की, सच में कोशिश की, अपनी माँ की बातें याद करने की कि बेटा, चोरी करना गुनाह होता है। लेकिन उस वक्त भूख मेरी माँ की आवाज़ से भी ज़्यादा ज़ोरदार थी। वो मेरी हर सीख के खिलाफ खड़ी थी। वो मुझसे कह रही थी कि या तो आज खा ले या फिर यहीं मर जा। फिर मैंने इधर उधर देखा। दुकानदार ग्राहकों से पैसे लेने में लगा हुआ था। उसका पूरा ध्यान नोटों में था, और रोटियों की टोकरी दुकान के बाहर वाले हिस्से में रखी थी, बिल्कुल मेरे पास। मेरे दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि मुझे लगा सब सुन लेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे, पैर सुन्न हो गए। बहुत डर था, लेकिन डर से बड़ा जिंदा रहने का सवाल था। मैं मजबूर था। मैं बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़ा, हर कदम जैसे मेरी आत्मा को खींच रहा हो। और फिर एक ही लम्हे में, बिना वक्त बर्बाद किए, मैंने झपट्टा मारा। एक गरम रोटी मेरे हाथ में थी, इतनी गरम कि हथेली भी जल गई, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं एक पल के लिए वहां का वहां खड़ा रह गया, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में मेरे हाथ में है। लेकिन किस्मत उस दिन शायद मुझसे रूठी हुई थी। मैं अभी ठीक से भागा भी नहीं था कि दुकानदार की नज़र मुझ पर पड़ गई। चोर चोर, पकड़ो उसे! उसकी आवाज़ पूरे बाजार में गूंज गई। एक पल पहले जो लोग अपने अपने कामों में मगन थे, अचानक से सब होशियार हो गए। सबकी नज़रें अब मुझ पर थीं। मैं डर के मारे पूरी ताकत से भागने लगा। मैं उस रोटी को अपने सीने से लगाए हुए था, जैसे वो रोटी नहीं कोई खजाना हो। लेकिन 3 दिन की भूख मेरे जिस्म में इतनी ताकत छोड़ कर ही नहीं गई थी कि मैं इन सेहतमंद पेट भरे लोगों से बच पाता। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, मेरी सांस टूट रही थी, सीना जलने लगा था, और फिर मैं एक कोने से जाकर टकरा गया। मेरी दुनिया बिल्कुल घूम गई, और अगले ही पल मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। रोटी मेरे हाथ से छूट गई, धूल में लिपट गई। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, सांस हाफ रही थी, आंखें भीग चुकी थी, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मैं बस भूखा था। मेरे गिरते ही भीड़ मुझ पर टूट पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें किसी बहाने की तलाश थी, अपनी जिंदगी की सारी नाकामियां, अपना गुस्सा, अपनी भरी हुई नफरत किसी कमजोर के ऊपर निकालने की। और मैं, एक भूखा बच्चा, उनके सामने सबसे आसान निशाना था। किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैंने क्या चुराया है, क्यों चुराया है, मैं किस हाल में था। बस हर तरफ से घूंसे बरसने लगे, लातें पड़ने लगी। एक आदमी ने तो मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे जमीन पर घसीटने लगा। फिर दूसरे ने मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा। मेरी आंखों के सामने चिंगारियां सी फूट पड़ी। मैं चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे मत मारो, मैं बस भूखा था, मैंने सिर्फ एक रोटी ली है। लेकिन मेरी आवाज़ उनकी हंसी में दब गई, उनकी गालियों में कहीं खो गई। वो रोटी जिसे मैंने अपनी जान बचाने के लिए उठाया था, वो अब मिट्टी में गिर चुकी थी।
लोगों के पैरों के नीचे कुचली जा रही थी। मेरा दिल उस रोटी के साथ ही जैसे चूर चूर हो गया। मेरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें उठ रही थी। नाक और मुंह से खून बहने लगा था, लेकिन भीड़ का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। तभी तंदूर वाला भी वहां आ गया। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, मुझे ऊपर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारा कि तेरी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी दुकान से चोरी करेगा। मेरे कान बज उठे। मैं बुरी तरह रो पड़ा और हाथ जोड़ दिए। अंकल, मैं भूखा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उस पल वहां कोई इंसान नहीं था, वो सब दरिंदे बन चुके थे। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। दो सिपाही भीड़ को चीरते हुए अंदर आए। क्या बात है? उन्होंने पूछा। उस लम्हे लोगों ने बढ़ चढ़कर कहानी बनाई कि साहब, ये लड़का बहुत बड़ा चोर है, हमारी दुकान लूट रहा था, इसको भागते हुए पकड़ा है। सिपाहियों ने अगले ही पल मेरी हालत देखी और एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद अब कोई तरस खाएगा, लेकिन नहीं। उन्होंने भी दो चार थप्पड़ जड़ दिए और मुझे घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। मैंने सोचा था पुलिस वाले मुझे बचाएंगे, लेकिन थाने पहुंचकर मुझे समझ आ गया कि मैं नरक के दूसरे दरवाजे पर आ चुका हूं। थाने का माहौल बहुत ही खौफनाक था। हवा में सिगरेट के धुएं और डर की बदबू बसी हुई थी। मुझे सीधे हवालात में बंद कर दिया गया। फर्श ठंडी थी, गीली थी, जेल की दीवारें जैसे सांसें रोक रही हों। मैंने सिपाहियों से मिन्नत की कि साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। उन्होंने उस वक्त मुझे डांटकर चुप करा दिया कि अदालत में फैसला होगा। हवालात में अंधेरा था। मैं एक कोने में सिमटकर बैठ गया। पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था और भूख भूख अब भी मेरे अंदर चीख रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि एक रोटी के बदले मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। क्या अमीरों के कुत्ते जो रोज़ पेट भरकर खाते हैं, क्या वो उस एक रोटी से ज़्यादा कीमती हैं? मैं चुप था, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था और मुझे नहीं पता था कि अगला दरवाज़ा अब अदालत का होगा, जहां मेरी किस्मत हमेशा के लिए मोड़ लेने वाली थी। और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए सांस लेना भी जुर्म है? रात भर मैं हवालात के उस अंधेरे कोने में बैठा हुआ रोता रहा, सिसकता रहा। मैं अपनी माँ को पुकारता रहा, बार बार, माँ, माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन मेरी आवाज़ ठंडी दीवारों से टकराकर वहीं गिर जाती थी। उसे सुनने वाला कोई नहीं था। फिर सुबह हुई, लोहे के गेट की आवाज़ आई। एक सिपाही अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पतले से हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो हथकड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन सिपाही ने उसे और कस दिया। मेरे दर्द हुआ, ऐसा दर्द जो हड्डियों तक उतर गया। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। मुझे पुलिस वैन में बिठाया गया। खिड़की से बाहर शहर दिख रहा था, वही शहर जहां कल तक मैं भूखा घूम रहा था। आज मैं एक अपराधी बनकर वहां से गुजर रहा था। हम अदालत पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। काले कोट पहने हुए वकील, लोगों की फुसफुसाहटें और अजीब सी खामोशी भी। मुझे डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर। मुझे एक कमरे में ले जाया गया, वही अदालत, और फिर मैंने उन्हें देखा। एक ऊंची कुर्सी पर एक बुजुर्ग जज साहब बैठे थे। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में थकान और अनुभव की गहराई। उनका नाम हितेश दीक्षित था। मैंने लोगों से सुना था कि वो इंसाफ पसंद हैं, रहम दिल भी हैं, लेकिन कानून के मामले में बहुत सख्त भी। फिर अदालत में सन्नाटा छा गया। मुझे कटघरे में खड़ा किया गया। मैं इतना छोटा था कि कटघरे की लकड़ी के ऊपर से मेरा सर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे, हाथों में हथकड़ी थी और दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। तंदूर वाला भी वहां मौजूद था। उसने बढ़ चढ़कर गवाही दी कि साहब, ये लड़का रोज बाजार में आवारागर्दी करता फिरता है। कल इसने मेरी दुकान पर डाका डाला है। डाका, उस शब्द ने मेरे दिल में कुछ तोड़ दिया। इसने मेरा नुकसान किया, मेरा सुकून खराब किया। मैं चिल्लाना चाहता था कि मैंने सिर्फ एक रोटी उठाई थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे अंदर ही घुट गई। सरकारी वकील खड़ा हुआ। उसने कहा कि माय लॉर्ड, इस लड़के को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे को इससे सबक मिल सके और वो जुर्म के रास्ते पर ना चले। मैंने सर झुका लिया। शायद अब सब खत्म होने वाला था, लेकिन जज साहब अब तक चुप थे। वो सबकी बातें खामोशी से सुन रहे थे। अपने चश्मे के पीछे से वो मुझे देख रहे थे, बहुत ही ध्यान से। उनकी गहरी आंखें मुझ पर ही ठहर गईं। उन्होंने देखा मेरे कपड़े फटे हुए, मेरे चेहरे पर पड़े हुए नील, मेरे सूखे होठ और मेरे कांपते हाथ। उस पल मुझे लगा कि शायद कोई है जो मुझे सच में देख रहा है। मैं डर रहा था,
लेकिन उसी डर के नीचे एक बहुत छोटी सी उम्मीद जिंदा थी। शायद यहाँ इंसाफ होगा। और मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ पल मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देने वाले हैं। जज साहब ने अचानक वकीलों की तरफ हाथ उठाया। उनकी आंखों में सख्ती थी। खामोश। पूरी अदालत एक पल में चुप हो गई। फिर उन्होंने अपनी नज़र सीधे मुझ पर टिकाई। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी, ऐसी नरमी जो मैंने इससे पहले कभी किसी बड़े आदमी की आवाज़ में नहीं सुनी थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी सांस अटक गई, गला सूख गया, होठ भी कांपने लगे और डरते डरते मैंने जवाब दिया कि जी, मेरा नाम नीरव है साहब। उन्होंने सर हिलाया और फिर पूछा, नीरव, क्या तुमने रोटी चुराई थी? मेरी आंखों में आंसू भर आए। उस पल में समझ गया था कि अब झूठ बोलने से कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने सर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा कि जी जज साहब, मैंने रोटी उठाई थी। अदालत में एक हलचल सी हुई। जज साहब ने फिर पूछा, लेकिन क्यों? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे या तुम्हें चोरी करने का शौक है? और बस यही मेरा सब्र टूट गया। मेरे अंदर जो कुछ भी दबा हुआ था सब बाहर आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे कंधे कांप रहे थे, आवाज सिसकियों में टूट रही थी। साहब, मैं 2-3 दिन से भूखा था। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सबसे मांगा भी था तो लोगों ने भगा दिया। और उस लम्हे मुझे लगा कि अगर आज नहीं खाया तो अब मैं मर जाऊंगा। साथ ही रोटी की खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने रोते रोते कहा कि मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं बस भूखा था। पूरा कमरा जैसे सांस रोककर मेरी बातें सुन रहा था। जज साहब ने फिर गहरी सांस ली। फिर उन्होंने नज़र घुमाकर अदालत में मौजूद हर एक इंसान को देखा। अब वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। फिर उन्होंने तंदूर वाले से पूछा कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। उस वक्त तंदूर वाला थोड़ा घबराया। उसके बाद उसने कहा कि साहब, रोटी तो 10 रुपए की थी, लेकिन इसने कानून तोड़ा है। 10 रुपए? मैंने मन ही मन सोचा, क्या मेरी पूरी जिंदगी 10 रुपए की थी? तभी जज साहब बोले। उनकी आवाज़ अब भारी हो गई थी। जिस सोसाइटी में एक बच्चा भूख की वजह से रोटी चुराने पर मजबूर हो जाए, उन्होंने एक पल रुककर कहा, वहाँ इस बच्चे को नहीं बल्कि उस सोसाइटी के हर इंसान को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने आगे कहा, ये बच्चा कोई मुजरिम नहीं है, ये गरीबी का शिकार है और अगर हम इसे रोटी नहीं दे सकते तो हमें इसे सज़ा देने का भी कोई हक नहीं है। मुझे लगा मेरे सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। जज साहब ने अपना पेन उठाया, फैसला लिखा जाने लगा। पूरा कमरा जैसे थम गया था, सबकी सांसें रुकी हुई थी। पता नहीं क्या होने वाला था, जेल या फिर आज़ादी। फिर उन्होंने फाइल बंद की और मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अदालत इस नीरव नाम के बच्चे को न सिर्फ बाइज्जत बरी करती है, बल्कि पुलिस और उन लोगों पर अफसोस जाहिर करती है जिन्होंने एक भूखे बच्चे पर इतना जुल्म किया। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने आगे हुक्म दिया, तंदूर वाला इस बच्चे से माफ़ी मांगेगा और पुलिस इसे इसके ठिकाने पर सुरक्षित छोड़ कर आएगी। अदालत में कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ ने शर्म से सर झुका लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जज साहब अपनी कुर्सी से उठे और नीचे उतर आए। वो कटघरे के पास आकर रुक गए और मैं अभी भी यकीन और बेयकीनी के बीच खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि अब वो क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना ज़रूर था कि मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में छूट गया हूँ। जज साहब मेरे पास आए और उन्होंने अपने बड़े हाथों को मेरे छोटे छोटे हाथों पर प्यार से रखा। उनकी छुअन में ऐसा सुकून था जैसे किसी ने अचानक मेरे सारे डर और दर्द को अपने हाथों में समेट लिया हो। मैं चुपचाप उन्हें देख रहा था। मेरे होठ कांप रहे थे, आंखें नम हो रही थी। जज साहब ने धीरे धीरे अपनी जेब से वॉलेट निकाला। मैंने देखा कि उन्होंने उसमें से कुछ नोट निकाले और मेरे हाथों में पकड़ा दिए। मैं उन्हें घूरती आंखों से देख रहा था, ये देखकर कि आखिर मैं सच में आज़ाद हूँ, कि कोई मुझसे नफरत नहीं कर रहा, कोई मुझे मार नहीं रहा है। मेरे अंदर खुशी, डर और राहत सब एक साथ भर रही थी। जज साहब ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर उसे मजबूती से थामा। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक और चीज़ निकाली। मैंने देखा, एक पुराना सा सिक्का था, चांदी का लगता था। उस पर कुछ खास निशान उभरे हुए थे जो शायद जज साहब के लिए बहुत कीमती थे। शायद ये उनकी कोई खानदानी निशानी थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में रही होगी। फिर उन्होंने वो सिक्का धीरे धीरे मेरी हथेली पर रखा। मैंने देखा कि मेरी मुट्ठी खुल रही थी और सिक्का उसमें टिक गया।
जज साहब ने मुझे गंभीर और प्यार भरी आवाज में कहा कि बेटा, ये पैसे रख लो, जाकर पेट भरकर खाना खाओ, और ये सिक्का मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा और निशानी है। इसे कभी खर्च मत करना, बल्कि इसे याद करके हमेशा के लिए अपने पास रखना, और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, भूख कितनी ही जालिम क्यों ना हो, तुम अपना दामन साफ रखोगे, तुम मेहनत करोगे और इज्जत से कमाए गए अपने खाने को ही खाओगे। ये सिक्का तुम्हें याद दिलाएगा कि एक दिन एक जज ने तुम्हें सजा देने की जगह तुम्हें नया मौका दिया, तुम्हें नई शुरुआत करने का रास्ता दिखाया। जाओ बेटा, आज तुम आज़ाद हो। जाओ बेटा, आज तुम रोशनी की तरफ चल रहे हो। मेरे हाथों में नोट और सिक्का जैसे अब मेरी पूरी दुनिया बन गए। मैंने अपनी मुट्ठी में उन्हें कसकर दबा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू शुक्र और राहत के थे। जैसे मेरी पूरी जिंदगी की गहराई में कोई पहली बार उम्मीद की रोशनी आई हो। मैंने जज साहब के हाथ को चूम लिया, फिर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि साहब, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मैं ऐसा बनूंगा जो आप और दुनिया दोनों पर गर्व करे। जज साहब मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी कुर्सी की तरफ लौट गए। मैंने आखिरी बार उनकी तरफ देखा, जैसे मैंने देवता को देखा हो, जिसने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया हो। उस पल मेरी पूरी आत्मा में हल्की सी गर्माहट थी, साथ ही डर भी था कि क्या मैं सच में अब सही रास्ते पर रह पाऊंगा। लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी कि नीरव, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई है। भूख, डर और अंधेरों के बाद अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारा हक है। तुम अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हो। और मैं बस वहीं खड़ा रहा, हाथ में सिक्का और नोट, दिल में हल्की सी मुस्कान और आंखों में आंसू। मेरा चेहरा अब न डर रहा था न शर्मिंदा था, बस उम्मीद से भरा था, क्योंकि मुझे पता था कभी एक जज ने मुझे सिर्फ सजा देने की जगह जीवन का दूसरा मौका दिया, और मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। वो सिक्का मेरी मुट्ठी में गर्म हो रहा था, मैं इसे महसूस कर सकता था। मेरी छोटी हथेली में ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था। मैंने महसूस किया कि ये मेरी किस्मत की चाबी है, इसमें मेरी नई जिंदगी की चाबी थी। जैसे ही मुझे अदालत से बाहर निकाला गया, सूरज तेजी से चमक रहा था, लेकिन अब उसकी तपिश मुझे जलाती नहीं थी। उसकी गर्मी अब डर नहीं बल्कि उम्मीद की किरण बनकर मेरे अंदर उतर रही थी। मैं आज़ाद था और मेरी मुट्ठी में वो सिक्का था। ये सिक्का मेरे लिए सिर्फ सिक्का नहीं था, ये मेरे आने वाले समय की नई रकम, मेरी मेहनत की शुरुआत और मेरी नई कहानी का प्रतीक था। ये वो लम्हा था जहाँ मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हुई और एक नई दास्तां शुरू हुई। एक ऐसी दास्तां जिसका अगला मोड़ 30 साल के बाद खुलने वाला था। वो दिन याद आया जब तकदीर मुझे और जज साहब को फिर से आमने सामने लाने वाली थी, लेकिन तब हालात बिल्कुल बदल चुके होंगे। हम दोनों की जगह बदल चुकी होगी। वक्त इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा कि वो पल हफ्तों में, हफ्तों महीनों में, महीनों सालों में बदल गए। अदालत के कमरे में जो वाक़या हुआ था, वो वक्त की धूल में कहीं दब गया। जज हितेश दीक्षित साहब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। उनकी अदालत में रोजाना सैकड़ों मुकदमे आते रहे। मुजरिम कटघरे में खड़े होते रहे और वो कानून के मुताबिक फैसला सुनाते रहे। उनकी ईमानदारी और इंसाफ वाली आदत उनके शहर भर में उन्हें एक काबिल और इज्जतदार इंसान बना गई थी। लेकिन बीच बीच में उन्होंने कभी उस छोटे लड़के नीरव के बारे में नहीं सोचा। उनके लिए मैं बस एक मामूली वाक्य था, जिसे उन्होंने भलाई समझकर भुला दिया। और इंसान की फितरत यही होती है, भलाई करके भूल जाना। लेकिन भलाई की गई चीज कभी भूलती नहीं। और दूसरी तरफ मैं नीरव, अदालत से निकलने के बाद कहाँ गया, क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। मैं शहर की भीड़ में कहीं खो गया, जैसे समंदर में कोई बारिश की बूंद गुम हो जाती है। ऐसे ही साल गुजरते गए और जमाने का अंदाज बदलता गया। शहर की सड़कें अच्छी हो गईं, कच्ची बस्तियों की जगह बड़ी बड़ी इमारतों और प्लाजाओं ने ले ली। पुराने लोग धीरे धीरे मंदिरों और गलियों से हटने लगे। जज हितेश दीक्षित साहब के बालों में भी चांदी आ गई। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कानून और इंसाफ करने में ही गुजार दी थी। उन्होंने कभी किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया, हमेशा अपनी सोच और न्याय के मुताबिक फैसला किया। शायद यही वजह थी कि उनका करियर बहुत कामयाब रहा। लेकिन उनकी खानदानी जिंदगी में वो अकेले रह गए थे, और मैं अपने हाथ में सिक्का दबाए भीड़ और अंधेरों से निकलकर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हुए न जाने कितने रास्तों और मोड़ों को पार करके एक नई दास्तां लिखने वाला था।
मैं अब बहुत सालों बाद जज साहब के बारे में सोच रहा हूँ। हितेश दीक्षित साहब, जिन्होंने कभी मुझे सिर्फ सजा देने की जगह नया मौका दिया था, वो रिटायर हो चुके थे। उनकी अदालत की शेर जैसी दहाड़, उनकी पेन से निकले फैसले जो लोगों की तकदीर बदल देते थे, अब सब केवल यादें रह गई थी। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी उनके लिए एक नया और कठिन इम्तिहान साबित हुई। उनकी पत्नी का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी साथी थी। उनकी हंसी, उनका सहारा, उनकी मजबूती सब अब नहीं रहे। उनके जाने के बाद पूरा घर वीरान लगने लगा। उनके बच्चे भी विदेश में रहते थे। अपने करियर और जिंदगी की डोर में इतने मगन हो गए कि साल में शायद ही कभी उनसे संपर्क हो पाता। अब जज साहब अपने बड़े से घर में अकेले रह गए थे। घर के हर कमरे की दीवारें जैसे उनके अकेलेपन की गवाही दे रही थी। केवल उनका एक पुराना वफादार नौकर था जो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता। लेकिन इंसानी अकेलापन और बुढ़ापा इतना घेरा हुआ था कि वो अंदर से खोखले लगते। याद आया कैसे कभी वो अदालत में शेर की तरह दहाड़ते थे। उनका पैन ऐसे चलता था कि फैसले लोगों की तकदीर बदल देते। और अब वो घर के बरामदे में कुर्सी पर बैठकर खामोशी से अपना समय गिन रहे थे। वो अपने गुजरे हुए वक्त की यादों में खो जाते। जवानी में जो शरीर सफ़र करने के काबिल था, अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था। पहले घुटनों में दर्द शुरू हुआ, फिर ब्लड प्रेशर और शुगर ने उन्हें घेर लिया। वो दवाइयों के सहारे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने लगे। वो अक्सर सोचते कि ये सारी जिंदगी की मेहनत का यही सिला है कि इंसान आखिरकार अकेला रह जाता है। लेकिन वो ऊपर वाले की मर्जी पर खुश रहने वाले इंसान थे। पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक ठंडी रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था और खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी, जज साहब को अपने सीने में एक अजीब तेज चुभन महसूस हुई। दर्द इतना ज्यादा और जानलेवा था कि उनका मुंह खुला रह गया और वो चीख बैठे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लेकर खींच लिया हो। उनके पूरे जिस्म में पसीना दौड़ गया, सांसें उखड़ गईं, उनकी आंखें डर और दर्द से फैल गई थी। नौकर जो बाहर था फौरन से भागता हुआ आया। उसने उन्हें देखा और घबरा गया। उनकी हालत देखकर उसका दिल भी कांप गया, जैसे कोई अपनी आंखों के सामने किसी को जिंदा जलते हुए देख रहा हो। मैं महसूस करता हूँ कि जज साहब भी इंसान थे। उनकी ताकत, उनकी सख्ती, उनका न्याय सिर्फ अदालत में ही नहीं, उनकी दुनिया में भी उनकी जिम्मेदारी और अकेलापन बन गए थे। और मैं सोचता हूँ, अगर मैं उस दिन अदालत में नहीं मिला होता, अगर जज साहब ने मुझे नहीं देखा होता, तो शायद मेरी जिंदगी भी उसी अंधेरे में खो जाती, जैसे वो अपने घर के बरामदे में अकेले बैठे थे। कभी कोई समझता, कोई महसूस करता और कोई सहारा देता। लेकिन उस सिक्के और नोट ने हमें जोड़ दिया। उस छोटे बच्चे नीरव यानी मैं और उस जज के बीच एक अटूट धागा था जो सालों बाद भी फिर से फूटने वाला था। मुझे बाद में पता चला कि उस रात जज साहब का रंग धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। उनकी सांसें भारी होती जा रही थी और सीने का दर्द ऐसा था जैसे हर धड़कन आखिरी साबित हो रही हो। उनका पुराना नौकर ये सब देखकर घबरा गया था। उसने एक पल भी देर नहीं की और कांपते हाथों से तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। जज साहब को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। एम्बुलेंस का सायरन रात की गहरी खामोशी को चीरता हुआ शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ा। वो सायरन सिर्फ आवाज नहीं थी, वो किसी जिंदगी और मौत की जंग का ऐलान था। नौकर एम्बुलेंस में उनके सिराने बैठा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने फौरन उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उनके जिस्म पर तारें लगाई गई। मशीनें उनकी धड़कनों को पकड़ने लगी। बीप बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। टेस्ट हुए, जांच हुई और कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। डॉक्टरों ने बताया कि जज साहब का दिल खतरनाक हद तक कमजोर हो चुका है। ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। शहर के नामी डॉक्टरों ने भी हाथ जोड़ लिए थे। जज साहब की उम्र, उनकी कमजोरी और दिल की हालत देखकर कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डॉक्टरों का साफ कहना था कि उनका दिल इतना कमजोर हो गया है कि ऑपरेशन के वक्त उनका सांस बंद हो सकता है। ओपन हार्ट सर्जरी के बिना उनका बचना नामुमकिन था और ओपन हार्ट सर्जरी का रिस्क उनकी हालत में लगभग मौत को न्योता देना था। ये एक ऐसी हालत थी जहां आगे कुआं और पीछे खाई। दिन गुजरते गए। जज साहब की हालत और बिगड़ती चली गई। वो अस्पताल के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़े रहते। उनके चेहरे पर मौत की सी स्याही साफ झलकने लगी थी। उनके बच्चे जो विदेश में रहते थे, वो तुरंत नहीं आ सके।
फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स पर वो अपने पापा को देखकर रोते रहते थे, लेकिन मजबूरियां थीं, दूरी थी और वक्त हाथ से फिसल रहा था। जज साहब को अब अपनी मौत बहुत करीब नजर आने लगी थी। बेहोशी और होश के बीच उनकी जिंदगी उनके सामने फिल्म की तरह चलने लगी। वो अपने फैसले याद करते। वो सोचते कि क्या उन्होंने हमेशा इंसाफ किया, क्या उन्होंने कभी किसी का हक मारा। बीमारी के इन लम्हों में इंसान अपना पूरा गुजरा हुआ वक्त टटोलने लगता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें वो सिक्का याद नहीं आ रहा था। उन्हें वो भूखा लड़का यानी मैं याद नहीं आ रहा था। बीमारी ने उनकी याददाश्त पर इतना बोझ डाल दिया था कि वो उस मोड़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे जहां हमारी तकदीरें जुड़ी थी। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने जज साहब के नौकर और उनके कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया। बिना घुमाए फिराए साफ कह दिया कि अब इनके लिए प्रार्थना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास न इतनी टेक्नोलॉजी है और न ही ऐसा माहिर हाथ जो ये सर्जरी सुरक्षित तरीके से कर सके। डॉक्टर्स ने आगे कहा कि अगर उन्होंने रिस्क लिया तो जज साहब ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें घर ले जाया जाए। कम से कम वो अपने आखिरी दिन अपने घर की छत के नीचे सुकून और इज्जत के साथ गुजार सके। मैं सोचने लगता हूँ, जिस इंसान ने मुझे अंधेरे से रोशनी दी थी, आज वही खुद अंधेरे में खड़ा था और किस्मत बहुत चुपचाप मुझे उस दरवाजे तक वापस लाने की तैयारी कर रही थी जिससे मैं कभी रोता हुआ बाहर निकला था। ये सब सुनते ही जज साहब के पुराने नौकर राजू की आवाज निकल गई। वो चिल्लाया, दहाड़ की तरह, जैसे उसका खुद का दिल फट रहा हो। वो मुझे, खुद को और शायद पूरे घर की दीवारों को घूर रहा था। राजू नौकर जज साहब को बहुत मानते थे। उनके लिए जज साहब सिर्फ इंसान नहीं, एक आदर्श, एक ताकत और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के लिए फैसले करते, उनकी जिंदगी की अदालत में किसी को न फंसने देते थे। लेकिन अब वही इंसान जिसने सारी जिंदगी दूसरों की तकदीर संभाली थी, अपने जीवन की अदालत में खुद बेबस खड़ा था। उसकी आंखों में मायूसी इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सारी रोशनी बुझ गई हो। वो सोच रहे थे कि अब उनका वक्त पूरा हो गया, उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं था। और काश मैं उनके चेहरे पर हर खुशी की जगह सिर्फ डर को पढ़ पाता। लेकिन कभी कभी जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रहती, तो कुदरत अपने किसी रहस्य में एक छोटा सा रास्ता खोल ही देती है और मदद आती है वहां से जहां से इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और फिर वही हुआ। उस दिन शहर में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दुनिया भर से बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन्स वहां आए हुए थे। अखबार और टीवी चैनल्स पर एक ही खबर घूम रही थी। अमेरिका से आए हैं दुनिया के मशहूर हार्ट सर्जन और ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, जो कठिन से कठिन मरीजों को भी जिंदा कर देते हैं। उनका नाम डॉक्टर सुमित था। ये नाम पूरी दुनिया में एक ब्रांड और लेजेंड बन चुका था। उनके हाथों में ऐसा हुनर था कि जिनको बाकी डॉक्टर मुर्दा बोल देते थे, तब डॉक्टर सुमित उन्हें जिंदा कर देते थे। उनकी जिंदगी के फैसले और उनके काम की कहानी हर जगह चर्चा का विषय थी। जज साहब के पुराने दोस्त ने ये खबर सुनी तो तुरंत सोचा, क्यों ना उनसे मिला जाए, शायद जज साहब की जान बच सकती है। लेकिन ये आसान काम नहीं था। डॉक्टर सुमित बहुत बिजी थे। उनका समय लेने के लिए बादशाहों को भी घंटों इंतजार करना पड़ता। वो केवल 2 दिन के लिए शहर में आए थे। उनका शेड्यूल मिनटों के हिसाब से तय था। हर पल का इस्तेमाल किसी कॉन्फ्रेंस, लेक्चर और मीटिंग में हो रहा था। जज साहब के दोस्त ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अस्पताल के हेड तक मैसेज पहुंचाया। उसमें लिखा कि शहर के एक जज की जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच लटकी हुई है। यहाँ के डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। कृपया डॉक्टर सुमित से मदद की गुजारिश करें। अस्पताल के हेड ने पहले तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुमित केवल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, वो कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे और वैसे भी उनकी फीस बहुत ज़्यादा महंगी है। इस तरह अचानक से वो कोई भी केस नहीं लेते। लेकिन जज साहब के दोस्त ने हार नहीं मानी। उनको भरोसा था कि जहाँ पर चाह हो वहाँ राह भी मिल ही जाती है। और 30 साल बाद मेरी और जज साहब की जिंदगी फिर से जुड़ने वाली थी, वहीं कहीं जन्म ले रहा था। मैं अब बहुत सालों बाद सोच रहा हूँ कि कैसे उस रात का हर पल जैसे किसी फिल्म का हिस्सा था। जज साहब अपने बिस्तर पर पड़े थे, बेहोशी और दर्द के बीच झूल रहे थे। और तभी एक और लहर दौड़ गई, उनके जीवन में एक लहर जो पहले महसूस नहीं हुई थी। लेकिन फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। मैं नहीं जानता कैसे और किस तरह, लेकिन डॉक्टर सुमित की नज़र अचानक उनकी फाइल पर पड़ी। उनका हाथ रुका,
चेहरा अचानक बदल गया और उनके कदम उसी लम्हे के लिए थम गए। उनकी आंखों में अचानक एक तरह का इरादा चमक उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपने साथी से कहा, मुझे इस मरीज की पूरी हिस्ट्री चाहिए। और बस उसी लम्हे से उनका ध्यान पूरी तरह जज साहब पर लग गया। वो अपनी सारी कॉन्फ्रेंस, सभी मीटिंग्स और हर ज़रूरी काम को भूल गए। उनका दिल केवल उस एक मरीज पर टिक गया, जज साहब का केस। उनका नाम सब कुछ उनके सामने एक चुनौती बन गया। खबर अस्पताल में जंगल की आग की तरह फैल गई कि अमेरिका का बड़ा डॉक्टर खुद चलकर जज साहब को देखने आ रहा है। स्टाफ में खलबली मच गई। वीआईपी वार्ड को तुरंत साफ सुथरा किया गया, हर चीज़ तैयार की गई। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर सुमित ने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई, क्यों किसी हारे हुए केस में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जज साहब, जो बेहोशी और दर्द की हालत में थे, उन्हें बताया गया कि एक देवता आने वाला है, शायद वही आपको बचा ले। शाम के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में एक खामोश हलचल हुई। डॉक्टर सुमित अपनी टीम के साथ धीरे धीरे वार्ड में दाखिल हुए। उनकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। चेहरा मास्क और सिर पर सर्जिकल कपड़ा होने के कारण छिपा हुआ था। सिर्फ उनकी आंखें ही नजर आ रही थी और वो आंखें गहरी, चमकदार और कुछ डरावनी भी सी थीं। जज साहब के दिल पर सीधे उतर गईं। वो सीधे जज साहब के बिस्तर के पास आए, खामोशी से उनकी फाइल देखने लगे। जज साहब ने भारी पलके उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में अचानक एक चमक महसूस हुई, एक ऐसी चमक जो जानलेवा हालत में भी अचानक उम्मीद की किरण बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें पहले भी कहीं देखी हों, लेकिन कहाँ और कब उनको याद नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर सुमित ने धीरे धीरे जज साहब की नब्ज पर हाथ रखा। जज साहब उस अजनबी के हाथों की गर्मी और अपनापन महसूस कर रहे थे, जैसे कोई अपना बहुत करीबी जो बस उन्हें तसल्ली दे रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वो महसूस करते ही जज साहब के मायूस दिल में धीरे धीरे एक नई उम्मीद की किरण रोशन होने लगी। फिर डॉक्टर ने जज साहब के माथे पर हाथ रखा और बहुत नर्म, बहुत सुकून देने वाले लहजे में बोले कि सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनकी आवाज़ में सुकून, यकीन और दर्द तीनों एक साथ थे। जज साहब की आंखों में आंसू छलक पड़े। ये आंसू सिर्फ दर्द या डर के नहीं थे, ये आंसू थे विश्वास और राहत के। जैसे लंबे समय के बाद किसी ने उनके अंदर फिर से उम्मीद जगाई हो। मेरे बचपन की वो कहानी और जज साहब की जिंदगी अनदेखे धागे से फिर जुड़ रही थी, जैसे वो खोई हुई तकदीरें अचानक अपने रास्ते ढूंढ लेती हैं। मैं जब ये सब सोचता हूँ तो अब भी मेरी आत्मा कांप जाती है। डॉक्टर सुमित ने अस्पताल के स्टाफ को तुरंत हुक्म दिया, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। स्टाफ हैरान रह गया। इतना बिगड़ा हुआ मरीज, इतना कमजोर दिल, हर कोई सोच रहा था कि ये काम कैसे संभाला जाएगा। किसी ने अंदर जाकर कहा, अगर ऑपरेशन में कुछ गलत हुआ तो डॉक्टर सुमित की बदनामी होगी। उनकी सारी दुनिया में नाम कमाने की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सुमित को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए केवल एक ही धुन थी, इस जज साहब की जान को किसी भी कीमत पर बचाना है। ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया। ये शहर का अब तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे खास ऑपरेशन होने वाला था। जज साहब को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया गया। उनका नौकर राजू रोते हुए उनके सिरहाने खड़ा था। उनकी आवाज में प्रार्थना थी, आशा थी और डर था। सभी के दिल एक ही इच्छा में धड़क रहा था। थिएटर के दरवाजे बंद हुए, लाल बत्ती जल उठी। अंदर का माहौल इतना संजीदा और स्ट्रेसफुल था कि हवा में भी डर का घना पन्ना फैल गया। बीप बीप करती मशीनों की आवाज खामोशी को चीर रही थी। डॉक्टर सुमित ने अपने हाथों पर ग्लव्स चढ़ाए। सारा शरीर शांत पर मन पूरी तरह फोकस में था। उन्होंने अपनी टीम को हुक्म दिए। माथे पर पसीने की बूंदें नहीं थी, सिर्फ पुख्ता कॉन्फिडेंस था जो हर किसी को चौंका रहा था। फिर उन्होंने जज साहब के सीने को चाक किया और ऑपरेशन शुरू किया। सर्जरी कई घंटे लंबी थी। जज साहब का दिल इतना कमजोर था कि कई बार ऑपरेशन के बीच उनकी धड़कनें रुक जाती या बहुत धीमी हो जाती। हर बार स्टाफ का दिल थम सा जाता। लेकिन डॉक्टर सुमित, वो किसी चट्टान की तरह खड़े थे। उनके हाथ मशीन की तरह लगातार चल रहे थे। हर मूवमेंट, हर काट, हर सिलाई, सब में उनका अनुभव, उनकी समझ, उनकी जान जुड़ी थी। जैसे उनका खुद का दिल भी उसी कमरे में धड़क रहा हो। वक्त गुजर रहा था। बाहर खड़े लोग बेचैनी से टहल रहे थे और अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। फिर एक नाजुक मोड़ आया। जज साहब का ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। मॉनिटर ने लंबी बीप के साथ खतरे का अलार्म बजा दिया। असिस्टेंट डॉक्टर घबराकर डॉक्टर सुमित की ओर देखने लगे। सर, वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं।
इनका दिल काम नहीं कर रहा। लेकिन डॉक्टर सुमित ने हार नहीं मानी। उन्होंने जज साहब के दिल को अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे सावधानी से उनका हाथ दिल की धड़कन को फिर से पंप करने लगा। वो कुछ बड़बड़ा भी रहे थे, शायद कोई मंत्र, शायद कोई वादा जो उन्होंने खुद से किया था। नहीं, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं। अब तक तो कर्ज बाकी था, वो चुकाना है। जो पौधा उन्होंने लगाया था वो अब पेड़ बन गया है। अब तक जो मेहनत की है उसका फल दिखाना है। मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा। नहीं, अभी नहीं। उनकी आवाज में दर्द, यकीन और कॉन्फिडेंस तीनों थे, जैसे किसी ने खुद उनके हाथ में शक्ति रखती हो। उस पल जज साहब की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उस पल डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू तैर रहे थे, इतने साफ, इतने भारी कि मास्क के ऊपर से भी महसूस किए जा सकते थे। ये सिर्फ किसी डॉक्टर की सफलता नहीं थी, ये किसी बेटे की, किसी इंसान की, किसी आत्मा की जीत थी। ये एक जादू था, वो जादू जिसने जिंदगी को मौत से छीन लिया। ऑपरेशन सफल हो गया था। जज साहब अब खतरे से बाहर थे। उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहां वो अभी बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। हर सांस धीरे धीरे अपने आप में एक आशा की कहानी कह रही थी। डॉक्टर सुमित ने अपनी टीम को मुबारकबाद दी, लेकिन वो खुद वहीं रुके। जज साहब के बिस्तर के पास खड़े थे। उनका हर कदम शांत और हर निगाह गंभीर थी। हर नज़र जज साहब के चेहरे पर थी। वो जैसे उनके चेहरे में अपना गुजरा हुआ वक्त तलाश रहे हों। फिर डॉक्टर ने धीरे से जज साहब के हाथों को अपने हाथों में लिया, हौले से दबाया। अब सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल का बाकी स्टाफ ये देखकर थोड़ा चौंका कि इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी प्रसिद्ध, इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी एक मरीज के लिए इतना जज्बाती होना, इतना ध्यान, इतना अपनापन दिखाना, क्यों अभी तक वहीं खड़े हैं जब उनके पास वापसी का शेड्यूल था। लेकिन मैं जानता था इसका राज उन दोनों के बीच दफन हुआ था। 30 साल पहले एक अदालत में एक छोटे से लड़के की कहानी में, एक भूखे बच्चे, एक चोरी की रोटी और उस जज की दया जो उस दिन मुझे आज़ादी और उम्मीद में दे गया था। जज साहब को होश आने में अभी कुछ वक्त लगा, और ये वक्त मेरे ख्याल से डॉक्टर सुमित के लिए भी बहुत भारी था। हर सेकंड, हर पल उनके लिए एक चुनौती थी। वो जानते थे कि जज साहब की आंख खुलेगी तो एक नई कहानी जन्म लेगी। एक कहानी जो एक पुराने सिक्के से शुरू हुई थी और अब इस ऑपरेशन की सफलता के साथ एक नए मोड़ पर आकर रुकी थी। डॉक्टर ने तय किया कि वो तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे जब तक जज साहब पूरी तरह होश में नहीं आ जाते, जब तक वो बोलने और समझने के काबिल नहीं हो जाते। रात गहरी हो गई थी। अस्पताल में खामोशी फैल गई। सिर्फ मशीनों की धीमी बीप सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उम्मीद और राहत का एहसास दे रही थी। जज साहब के नौकर को बताया गया कि अब उनका मालिक खतरे से बाहर है। राजू ने जब राहत की सांस ली, लेकिन मैं, नीरव, ये सोचता रहा कि ये सिर्फ राहत नहीं थी, ये वो पल था, वो मोड़ था जहां जज साहब और मैं फिर से 30 साल बाद अजीब तरह से जुड़े हुए थे। एक कहानी जो एक छोटे से सिक्के और एक भूखे बच्चे की रोटी से शुरू हुई थी, अब एक नए सिरे की तरफ बढ़ रही थी, जो 30 साल पहले अदालत में खड़ा था। अब मैं डॉक्टर सुमित था, वो लड़का जो भूख और गरीबी से लड़ता था, अब अपने हाथों में इंसान की जान बचाने की ताकत रखता था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जज साहब के सामने खड़े होकर। मैं जानता था उनकी आंखें अब खुल रही हैं और मेरी कहानी उनके लिए भी सच साबित होने वाली थी। मैंने धीरे धीरे उनके हाथों को अपने हाथों में लिया, हौले से दबाया, जैसे कह रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा सर, अब आप सुरक्षित हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। पहली नज़र में हैरानगी, फिर पहचान की झलक। वो मुझे देखते रहे और मैं भी उन्हें देख रहा था। उनकी आंखों में वही डर, वही सन्नाटा, वही सवाल था कि तुम कौन हो? मैंने धीरे धीरे कहा, सर, मैं वही लड़का हूँ जिसे आप 30 साल पहले अदालत में बचा गए थे, जिसे भूख और गरीबी मारने वाली थी। मैं वही नीरव हूँ, लेकिन अब मैं डॉक्टर सुमित भी हूँ, जिसने आज आपकी जान बचाई। जज साहब के चेहरे पर बेयकीनी आ गई। नीरव, तुमने ये सब किया? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने हाँ सर में हिलाया, लेकिन मैं थोड़ा मुस्कुराया भी, क्योंकि अब मैं वो लड़का नहीं रहा। मैं वो डॉक्टर बन चुका था जिसने अपने हाथों से जीवन बचाया और अपनी मेहनत और स्ट्रगल की कहानी पूरी की। जज साहब मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में अब न केवल पहचान थी, बल्कि गर्व, आशा और हल्की राहत भी झलक रही थी। मैंने धीरे धीरे उन्हें ऑपरेशन की सारी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे मैंने सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद ये बन पाया, कैसे मैंने अपने हाथों से उनकी जान बचाई। वो सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और मैं महसूस कर रहा था कि हर आंसू सिर्फ खुशी के नहीं, बल्कि उस समय की भूख,
मेहनत, दर्द और उम्मीद की कहानी कह रहे थे। फिर मैंने उन्हें ऑपरेशन का पूरा सच बताया, कैसे मैंने उनकी धड़कन को अपने हाथों में लिया, कैसे हर पंप, हर मशीन की बीप, हर सांस और हर पल पर मेरी पूरी ताकत लगी थी, और कैसे मैंने अपने अंदर की हर शक्ति सिर्फ उनके जीवन को बचाने के लिए इस्तेमाल की। जज साहब धीरे धीरे मेरी तरफ देख रहे थे। नीरव, तुमने इतनी मेहनत की। उनकी आवाज में गर्व और हल्की सी तसल्ली थी। मैं मुस्कुराया और उनके हाथों को फिर से अपने हाथों में लिया, क्योंकि वही सिक्का, वही फैसला, वही अदालत, सबने हमें फिर से एक लम्हे में जोड़ दिया। और मैं जानता था, अब ये सिर्फ शुरुआत है। हमारी कहानी अब उस पल से आगे बढ़ रही थी जहां एक भूखे बच्चे ने जिंदगी पाई, और वही बच्चा आज अपने हाथों में जिंदगी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। जज साहब धीरे धीरे होश में आने लगे। उनकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि हल्की हैरानगी और यादों की झलक भी थी। वो लड़का जो 30 साल पहले अदालत में खड़ा था, अब अपने हाथों में डॉक्टर की शक्ति लिए खड़ा था। मुझे पता था कि अब वही सिक्का जो मैंने उस दिन उनकी अदालत में अपनी छोटी हथेली में दबाया था, अब भी मेरी जेब में सुरक्षित है। उस सिक्के का ठंडा एहसास मेरे हाथ में था, लेकिन उसके साथ जो यादें जुड़ी थी, वो किसी गर्म धूप की तरह मेरे दिल को झंझोड़ रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी जेब से सिक्का निकाला, धीरे से उनकी तरफ बढ़ाया। जज साहब की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो सिक्के को देखते ही थम गए। उनकी आवाज में हल्की कपकपाहट थी। ये सिक्का तुमने? मैंने हाँ में सर हिलाया कि जी सर, ये वही सिक्का है जो उस दिन आपने मुझे अपनी अदालत में बचाते हुए दिया था, जो मुझे भूख, गरीबी और मजबूरी से बाहर निकालने की शुरुआत बना। आज भी ये मेरे लिए सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये मेरी जिंदगी की कहानी, मेरी मेहनत और मेरी पहचान का हिस्सा है। जज साहब की आंखों में धीरे धीरे आंसू तैरने लगे। वो सिक्के को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे देख रहे थे। नीरव, ये सच है, वही बच्चा जो मैंने अदालत में बचाया था। उनकी आवाज में भरोसा, गर्व और एक तरह की राहत थी। मैं मुस्कुराया और कहा कि जी सर, मैं वही लड़का हूँ, लेकिन अब वही लड़का डॉक्टर बन गया है। मैंने अपनी मेहनत, अपनी जिंदगी और अपने हर मेहनत को आपकी उस दया और विश्वास के लिए इस्तेमाल किया। आपका फैसला, आपका सिक्का और आपकी इंसाफ की ताकत ने मुझे वो इंसान बनाया जो आज आपकी जान बचा सका। जज साहब ने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ भरोसे और अपनेपन से आती है। नीरव, तुम्हारा सफर, ये सब। उनकी आवाज रुक गई और वो बस सिक्के को हाथ में देखकर अतीत की यादों में खो गए। मैं भी चुप हो गया, सिर्फ ये देख रहा था कि वो छोटा सा सिक्का जो कभी मेरी भूखी हथेली में था, आज हमारी कहानी का सबसे बड़ा पुल बन गया था। 30 साल का फासला, भूख, गरीबी, मेहनत, संघर्ष, सब कुछ एक सिक्के की याद में समा गया। और मैं सोच रहा था कि जैसे हमारी जिंदगी में कभी कभी छोटे छोटे से लम्हे, जैसे एक सिक्का या एक फैसला, किसी इंसान की पूरी दुनिया बदल देते हैं। मेरा वो छोटा सा बचपन, मेरी भूखी रातें और जज साहब का वो फैसला, सबब इस रिकवरी रूम में एक नई कहानी बना रहे थे। मैं धीरे धीरे जज साहब के पास गया, सिक्का उनके हाथ में रखा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि सर, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये हमारी कहानी, हमारी जंग और हमारी जीत का प्रतीक है। जिस दिन आपने मुझे मौका दिया, उस दिन से मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी कभी गलत राह पर नहीं जाने दूंगा। और हर बार जब मैं इस सिक्के को देखूंगा, मुझे याद रहेगा कि एक जज ने एक भूखे बच्चे को इंसाफ दिया था, और वही बच्चे ने 30 साल बाद उसी इंसाफ को जीते हुए साबित किया। जज साहब ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने बचपन में पहली बार उनके फैसले में देखी थी, और मुझे महसूस हुआ कि सिक्का अब सिर्फ हमारी यादें नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की एक अमूल्य निशानी बन गया। मुझे ये डॉक्टर बनने तक की राह आसानी से नहीं मिली। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इस जगह तक पहुंचा। और फिर मेरी आंखों में वो सारी यादें तैरने लगी। वो भूख और ठंडी रातें जब मेरे पेट में आग सी जल रही थी। 3 दिन की भूख जिसने मुझे झुकने नहीं दिया। जिस दिन मैं रोटी लेने गया था और दुकानदार और भीड़ ने मुझे मारना चाहा था। जिस दिन आपने मुझे अदालत में बचाया, उस दिन से मेरी जिंदगी ने दिशा बदल ली। मैंने बताया, सर, जब आपने मुझे यहाँ से बाइज्जत बरी किया और जेब से पैसे और सिक्का दिया, उस दिन मुझे लगा कि जीवन में इंसानियत अभी भी बाकी है। मैंने उस सिक्के को अपनी जिंदगी की शुरुआत बना लिया। उस दिन मैंने वादा किया कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कभी भी गलत राह पर नहीं जाऊंगा, मैं भूख से लड़कर भी अपनी इज्जत नहीं खोऊंगा। फिर मैंने काम किया, सड़क पर जीते हुए मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। रातें सर्द और कठिन थीं,
लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक सपना था। एक दिन मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो लोगों की मदद कर सके, जो खुद अपने हाथों से किसी की जिंदगी बदल सके। मैंने रात दिन एक कर दिए। हर मरीज, हर बीमारी, हर दर्द ने मुझे सिखाया कि इंसानियत और मेहनत से ही जीवन की असली ताकत आती है। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मैंने सब कुछ कठिनाई और संघर्ष से हासिल किया। कभी भी मेरा हौसला टूटा नहीं। मैंने अपने अंदर की भूख और गरीबी की याद को एक ताकत में बदल दिया, और फिर सालों की मेहनत और कोशिशों के बाद मैं वही बना जो आप आज मेरे सामने देख रहे हैं। डॉक्टर सुमित, वही नीरव जिसने अपने हाथों से इंसान की जान बचाई, वही लड़का जो उस दिन आपकी अदालत में रोते हुए खड़ा था। लेकिन अब वो लड़का अपनी मेहनत, अपनी सीख और अपनी समझ के साथ एक डॉक्टर बनकर आपके सामने खड़ा है। जज साहब मेरी बातें सुनकर बस अपने हाथ पकड़कर बैठे रहे। उनकी आंखों में अब गर्व और विश्वास की चमक थी। अदालत का दिन मुझे हर बार याद दिलाता रहा कि इंसाफ और उम्मीद से कोई भी लड़का अपनी तकदीर बदल सकता है। आपने मुझे मौका दिया और मैंने उसे पूरी तरह से जीता। आज मैं वही लड़का हूँ जो कभी भूखा था, लेकिन अब वो लड़का दूसरों की जिंदगी बचाने की ताकत रखता है। जज साहब ने मेरे हाथों को कसकर पकड़ा। उनकी आंखों में अब सिर्फ भरोसा और तसल्ली थी। नीरव, तुमने सचमुच मुझे चौंका दिया। मुझे गर्व है और मुझे खुशी है कि तुम वही लड़के हो जिसे मैंने अदालत में बचाया था, और अब तुम अपने दम पर अपने हाथों से ये सब हासिल कर चुके हो। इस सिक्के ने मुझे हमेशा याद दिलाया कि कभी भी इंसाफ और मेहनत का महत्व खोना नहीं चाहिए, और यही मुझे आज यहाँ खड़ा किया। इस पूरी कहानी से मैंने ये सीखा कि इंसान की असली ताकत उसकी हालात में नहीं, उसके इरादों, मेहनत में होती है। मैं नीरव, जो कभी भूखा था, गरीब था और ताकतवर लोगों की नज़रों में बस एक छोटा सा बच्चा था, सीख गया कि मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ सकता है या उसे मजबूत बना सकता है। मैंने खुद देखा कि अगर हमें मदद, इंसाफ और विश्वास मिल जाए तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वो सिक्का जो 30 साल पहले मेरे हाथ में था, मुझे हमेशा याद दिलाता रहा कि एक छोटा सा किया गया फैसला, एक छोटा सा मौका जीवन बदल सकता है। जज साहब का फैसला, उनका विश्वास और उनकी दया ने मुझे केवल बचाया ही नहीं, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि अच्छाई और इंसाफ की ताकत अनमोल होती है। मैंने ये भी सीखा कि गरीबी और मुश्किलें अपराध नहीं बनाती। भूख, मजबूरी या हालात में इंसान को दोष देना गलत है। इंसान को केवल मौका देना चाहिए, सीख देनी चाहिए। आज मैं डॉक्टर बनकर दूसरों की जिंदगी बचाता हूँ, लेकिन मेरी असली जीत यह है कि मैंने कभी अपने दम को नहीं खोया। यही सीख मैं हर किसी को देना चाहता हूँ। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत, ईमानदारी और इंसाफ की राह कभी न छोड़ना। और जब तुम्हें कोई मौका दे, उसे पूरी मेहनत और दिल से निभाओ। यही तो असली ताकत है और यही असली इंसानियत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।